आदाब, सलाम, नमस्ते। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट यंग माइंड्स बिग ड्रीम सीरीज। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं मोहसिन चौहान, अ यंग मैन, यंग माइंड। आप लॉ कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मैं मोहसिन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि मोहसिन अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस कराएं। मोहसिन, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपको वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहसिन चौहान है और मैं असारा गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये एक गांव है हमारे बागपत डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और वैसे तो मतलब बहुत परिचित गांव है, क्योंकि हमारे गांव से बहुत जाने-माने लोग निकलते हैं और काफ़ी वेल सेटल्ड लोग हैं अपने-अपने प्रोफ़ेशन में। और मुझे भी मतलब अपने आप में काफ़ी गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। इवन मैं अपने फ़ादर को ही जब देखता हूँ तो मैं अपने आप को काफ़ी मोटिवेटेड फ़ील करता हूँ। मेरी शुरुआती जो प्राइमरी एजुकेशन रही है नर्सरी की और केजी की, वो असारा गाँव से ही रही है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, आप ताल्लुक़ रखते होंगे उनसे। डॉक्टर अलाउद्दीन असारा अकेडमी के नाम से वो स्कूल चलाते हैं गाँव में। तो वहीं से मेरी नर्सरी और केजी रही है। उसके बाद में माशाअल्लाह। फर्दर फर्स्ट क्लास से हम लोग जो है लखनऊ में शिफ्ट हो गए अपने फादर के पास में। फिर आगे की पढ़ाई हमारी यहीं से रही है। लेकिन फिर भी मेरे फादर ने हमेशा कभी ऐसा नहीं करने दिया कि हमें हमारे गाँव से मतलब कोई कनेक्शन, बिल्कुल लखनऊ में ला कर के सारा कनेक्शन खत्म कर दिया। ट्वाइस अ ईयर ही यूज्ड टू मेक अस विजिट आवर विलेज, जहाँ हम जाते थे, अपने लोगों से मिलते थे। और आज भी वो कनेक्शन, वो बॉन्ड मतलब बना हुआ है कि भाई कहीं भी पहुंच जाए। लेकिन जैसे एक होता है कि हिंदुस्तानी आदमी अमेरिका चला जाए, कहीं भी चला जाए, लेकिन ये याद रखता है कि हाँ भाई, हमारी जो बुनियाद है वो हिंदुस्तान है। वैसे हम सब लोग के लिए ऐसा है कि हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन हमारी जो बुनियाद है वो हमारा गाँव है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। आपको अपनी जड़ को याद रखना बहुत जरूरी है, आप जी दुनिया के किसी भी कोने में रहें। जी। और मोहसिन, आपकी ये आपकी चीज स्कूलिंग जो है वो कहाँ से हुई है मोहसिन? मेरी सारी स्कूलिंग जो रही है, मतलब ज्यादा हिस्से की जो स्कूलिंग मेरी रही है वो रही है लखनऊ, लखनऊ पब्लिक कॉलेजिएट स्कूल का नाम है, वहां से रही है। अच्छा, तो जी माशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी तालीम मिली है। जी आपने एक ही स्कूल से जो है क्लास नर्सरी, तो आप बता रहे हैं असारा से आपने शुरू किया था, जी असारा जी। एकेडमी से, जो मैंने माशाल्लाह लखनऊ। अलाउद्दीन साहब ने बहुत मेहनत की है वहाँ बच्चों के साथ जी में। जी और जी फिर आप लखनऊ चले गए। क्लास वन के बाद से आप लखनऊ में 10th जी। किया, आपने 12th किया। अब क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, ट्वेल्थ 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 मेरा 11th 12th मेरा अलीगढ़ मुस्लिम अच्छा, यूनिवर्सिटी से रहा आप है। 10th के बाद एएमयू हाँ चले गए। जी जी। 10th के बाद मैं एमयू चला गया था। इसमें मेरे हर जगह पर जहाँ पर मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं बहुत कामयाब हूँ, मैंने अपने फादर का हाथ बहुत ज्यादा पाया उसके पीछे। एमयू जाने के पीछे, भेजने के पीछे मेरे फादर का ही बहुत बड़ा हाथ रहा है। वही चाहते थे कि मैं एमयू से अपनी फर्दर सीनियर सेकेंडरी में अपनी एमयू से परसुए करूँ। और अच्छा उन्हीं की बदौलत मैं वहां पहुंचा। अच्छा, माशाल्लाह। तो 11th 12th आपने एएमयू से किया। और जी, वो एमयू मिंटो कौन सर्किल। सी स्ट्रीम थी आपके पास, ह्यूमैनिटीज या साइंस स्ट्रीम थी? मेरे पास साइंस स्ट्रीम थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विद बायोलॉजी। अच्छा, साइंस स्ट्रीम रखते हुए फिर आपने लॉ में जाने का क्यों फैसला किया? जी, यही यही अपने आप में मतलब बहुत क्रूशियल स्टेज आप इसको कहिए, या फिर एक तरीके का मतलब ये कहिए कि एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में इंसान की होता है, कि जहाँ से वो अपने आप को डिसाइड करता है कि उसको आगे क्या करना है अपनी लाइफ में। तो जब मैंने 12th अपनी खत्म करी पीसीएम से, मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। आईआईटी की मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, और अदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वेल नोन इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं अपने इंडिया में, तो उनके लिए मैं तैयारी करनी शुरू कर दी थी। और एग्जाम्स भी आ गए थे, फॉर्म्स वगैरह भी मैंने फिल कर दिए थे, मैंने एग्जाम्स वगैरह भी दिए। तो एएमयू के बीटेक में सिलेक्शन भी रहा। और फर्दर एकेटीयू, एक यूपीटीयू करके होता है हमारे यहाँ पर, यूपी में होता है एग्जाम हम्म। बीटेक का, वो भी दिया। तो उसमें भी था तमाम कॉलेजेस, मतलब इनविटेशन उनकी तरफ से था कि आप हमारे यहाँ से आकर के एजुकेशन आप हासिल करें। लेकिन साथ ही साथ जब मैं फॉर्म फिलअप कर रहा था, तो मेरे फादर ने कहा कि भाई बीएलएलबी का भी एक आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसका भी आप फॉर्म फिल कर दें। चले आए, बीटेक की काउंसलिंग भी की, क्योंकि लिस्ट में नाम था। उसके बाद में पता नहीं क्या एकदम से अंदर से वैसा आया कि यार चले तो जाओगे बीटेक के साथ में, लेकिन क्या वो चीज जो हासिल करनी है,
वो चीज हासिल कर पाओगे। एक लॉ बैकग्राउंड के साथ में आपका लॉ में आपका कितने सिलेक्शन हो चुका है, उसके अंदर भी आपको उसको देखते हुए आपने सोचा कि भाई बीटेक में ज्यादा क्या कर लोगे, इंजीनियर बन जाओगे, इंजीनियर बनने के बाद में कहीं जॉब कर लोगे। लेकिन लॉ करने के बाद में हो सकता है आप कहीं एक अच्छी जॉब पे चले जाओ। मैंने अपने फादर को देखा है, किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है उनके फील्ड में, लेकिन वो फील्ड बीटेक से नहीं निकलती है। Being a judge, being an DM, being an DSP in police, being an good lawyer, तो ये सब चीजें एक लॉ स्ट्रीम से ही हासिल की जा सकती थी। तो इस चीज को देखते हुए मैंने बीटेक को किनारे किया और मैं लॉ के साथ में चला। और एक वो है कि फैमिली में भी शुरू से सोशल वर्क से सोशली समाज से जुड़े रहने की वो रही है। तो वो चीज भी थी कि भाई सारे के सारे लोग फैमिली में, खानदान में इस तरीके से सोशली समाज से जुड़े हुए हैं। तो बीटेक करने के बाद में मुझे तो ये लग रहा था कि आप बिल्कुल कट जाओगे अपने उससे, सोसाइटी से बिल्कुल कट जाओगे। सोशली अगर आपको कुछ करना था तो वो लॉ के साथ में जाके हो सकता था, और क्योंकि लॉ का ही एग्जाम दिया हुआ था, बीए कोई फॉर्म भरा नहीं था, तो लॉ के साथ में आगे जाना जरूरी समझा, और अल्लाह ताला ने मतलब कामयाबी दी उसके अंदर। बड़ी अच्छी बात है। ये चेंज ओवर जो हुआ ये 12th क्लास के बाद हुआ। 12th क्लास के बाद में हुआ, और ये मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन थी कि भाई क्या करा जाए, क्या लॉ के बाद में लॉयर बन के तो मतलब नहीं कर सकते आप जो आपको करना है। और लॉयर्स का तो वही है कि आप देख ही रहे होंगे कि आज की तारीख में क्या लॉयर्स की कंडीशन हो गई है। एक वो डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई गवर्नमेंट जॉब आपके पास में ना हो, या फिर आप कहीं अच्छी जगह ना पहुंच पाए लॉ करने के बाद में। लेकिन फिर कई मेंटर भी रहे ऊपर, आप उनको जानते होंगे, चौधरी नसीम को, एडीजे हैं अभी फिलहाल अलीगढ़ में। जी जी। तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने भी मतलब अच्छी तरीके से गाइड किया। उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है, लॉ बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मैंने लॉ किया, आज की तारीख में मैं जज हूँ। अगर मैं ये सोच लेता कि भाई नहीं होगा मुझसे, तो फिर मैं इतने आगे पहुंच ही नहीं पाता। तो उनको भी देख करके मतलब दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। उनको देखने के बाद में मैंने भी ये भी डिसाइड किया कि भाई अगर ये यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं जा सकते। मगर मोहसिन, मुझे लगता है कि ये एक ट्रेजेडी है कि हम हमेशा गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही देखें। ये जरूरी तो नहीं है कि लॉ करने के बाद हम गवर्नमेंट जॉब में ही जाएं। आप आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास में। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा सकते हैं, आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाया जाए। बिल्कुल जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाया जाए, लेकिन एक लाइफ में हर किसी ने ये सोचा होता है कि उसको बहुत कम उम्र में जल्दी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना है। हम सब लोग जानते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आप चले जाओगे, लिटिगेशन में भी आप चले जाओगे, कोर्ट एडवोकेसी में भी आप चले जाओगे, तो बहुत वक्त उसके अंदर लगेगा। अराउंड 10 से 15 साल आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आपको अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद में 10 से 15 साल आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, आउटकम्स के बाद आपको मिलेगा। तो इसलिए हर कोई ये सोचता है कि भाई जल्दी जल्दी ग्रेजुएशन खत्म करे और जो वेल रेप्यूटेड और कम समय में जो ज्यादा इज्जत वाली जॉब है उसकी तरफ माइग्रेट करे। और हिंदुस्तान में हमेशा से ये एक मतलब कह लीजिए लोगों का परसेप्शन बना हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब में ही वो वेल रिस्पेक्ट है, और क्या कहते हैं, लोग जल्दी सेटल हो जाते हैं। वो गवर्नमेंट जॉब में ही मतलब वो सेटिस्फैक्शन है। अदरवाइज आप इंडिया से कहीं बाहर माइग्रेट कर जाइए, वहां पे भी अच्छा स्कोप है। कहीं से आप हाँ नहीं, ये तो एक लॉ परसेप्शन यूनिवर्सिटी है मोहसिन, ये एक परसेप्शन है। अब इस परसेप्शन को हमें दूर करना है। लोग ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब में है वही कामयाब हैं, चाहे वो 25,000 रुपीज की सैलरी ही ले रहा हो। लेकिन लोगों में ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है वो कामयाब है, और जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो चाहे कितने बड़ा बिजनेसमैन हो, वो कामयाब नहीं है। ये एक परसेप्शन है। इस परसेप्शन को हमें दूर करना है, हटाना है इस परसेप्शन को। अभी आप क्या समझते हैं, वो क्या टारगेट है आपके लिए, क्या डेस्टिनेशन आपने रखा हुआ है, क्या सोच रहे हैं, कहाँ जाना है आपको? फिलहाल जो मैंने अपने लिए डिसाइड करके रखा हुआ है, तो मैं एम बना के चलता हूँ सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए, कि मुझे कुछ भी करके चाहे तो स्टेट सर्विसेज एग्जाम में जाना है या फिर सेंट्रल सर्विसेज एग्जाम जो है, सर्विसेज सेंट्रल सर्विसेज जो है उनके अंदर मुझे अपने लिए जगह बनानी है। उसके लिए तो ये मैं काफी सोच मेहनत करके करनी चलता हूँ। पड़ेगी आपको। जी जी जी, आप लोग की दुआएं रही तो मेहनत भी रहेगी और दुआएं भी रहेंगी, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ सोचा है आपने, कुछ टाइम लाइन कुछ? चूंकि अभी आपका 3rd ईयर हो गया,
लॉ का जी फोर्थ जी ईयर आप शुरू नहीं, करने हाँ, वाले हैं, तो एक टारगेट 2 टारगेट साल अभी आपके टारगेट लॉ के बाकी हैं। सेट करके रखा हुआ है। जी जी आपके 2 साल टारगेट बाकी सेट हैं अभी। करके रखा। जी जी टारगेट सेट करके रखा हुआ है कि एज सून एज आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन आई विल अटेम्प्ट फॉर वेरियस एग्जाम्स। हो जाता है तो वेल एंड गुड, उसके बाद में फर्दर 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेरे पास में है, जिसको एलएलएम हम लोग कहते हैं। तो एलएलएम को करते हुए मैं अपने आप को इतना सेल्फ मोटिवेटेड मैं हूँ, मैं अपने आप को अच्छी तरीके से गाइड कर लेता हूँ। मैं भटका हुआ नहीं हूँ कि भाई मैं ज्यादा टाइम लेकर के चल रहा हूँ कि नहीं मेरे पास 2 साल और हो जाएंगे एडिशनली ये वो। मेरा मेन टारगेट ये है कि एज सुन एज आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन मुझे कुछ ना कुछ हासिल कर लेना है। अगर नहीं होता है 1% अगर नहीं होता है नहीं, तो मैं यहाँ फर्दर एग्री जब नहीं जैसे मैं करूंगा अपनी मोहसिन तुमसे। पोस्ट ग्रेजुएशन। मैं यहाँ पे तुम्हें टोकूंगा मोहसिन। ये मत कहो कि नहीं होता है, अगर नहीं होता है अगर मत लाइए नहीं नहीं। बीच में। ये इफ्स एंड बट्स कुछ नहीं होता। जो जो सोच लेते जी हैं, जी जो सोच लेते हैं कि मुझे इस जी मंजिल पे पहुंचना है, वो उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो ये इफ्स एंड बट्स को बीच में मत लाइए। मैं यहाँ पे आपको जी बिल्कुल टोक दूंगा। और नहीं, आपने सोच लिया तो कोई बात नहीं है। आप जी आदमी एक बार फेल होता है, 2 बार फेल होता है, 3 बार फेल होता है, लेकिन वो कामयाबी अगर उसको लगा है कि नहीं मुझे वहां पहुंचना है, तो वो पहुंच जाता है। जी 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 नहीं, वही चीज है। ये एक तरीके की स्ट्रैटेजी आप इसको कहिए कि 2 साल के बाद में 2 साल के बाद में जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे मतलब मैं इस चीज को ऐसे ऐसे कैरी ऑन नहीं कर सकता कि मैं अपनी एकेडमिक्स के साथ में कहीं कोचिंग वगैरह ले लूं और मैं साथ ही साथ में करता रहूं इस चीज जी। को। तो उस चीज को सोचते हुए कि हो सकता है मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में कहीं कोचिंग भी करनी पड़े। हाँ कहीं बिल्कुल। कोचिंग इस चीज को ये कि हाँ, वैसे मेन एम यही है कि जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करनी है। हाँ बिल्कुल। नहीं, वो एक अगर आप एक बार अपनी मंजिल को तय कर लें, वो कहते हैं, एक एक शेर है बड़ा पॉपुलर, मंजिल की है जी तलाश तो जी दामन जुनू का थाम, राहों के जी रंग देख न तलवों के खार देख। है ना? जी तो अगर आपको मंजिल की तलाश है और आपने डिसाइड भी कर लिया कि मुझे इस मंजिल पे पहुंचना है, तो फिर जो है राहों में जो जी कितनी कठिनाइयां आए, जो मुश्किलात आए, उनकी परवाह नहीं करनी है। अपनी मंजिल की तरफ चलते चले जाना है और एक ना एक दिन जरूर कामयाबी मिलती है। तो बहरहाल आपकी जी मंजिल जो जी है वो सिविल सर्विसेज है। और हमारी जी दुआ है आपके साथ कि आप लॉ करने के बाद आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें और पूरी दिलजोई के थैंक साथ उसकी तैयारी करें आप। यू। जी। जी जी और बताएं, आपकी क्या हॉबीज हैं, क्या मशगूलियात रहती हैं, क्या किन चीजों में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है? आपके बड़े सपने की शुरू तो शुरू बात होगी में। कि आपका बिग ड्रीम जी जो है वो सिविल जी सर्विसेज ज्वाइन करना है, और ये बड़ी अच्छी बात जी है। जी शुरू शुरू में जब मैं अपने अर्ली स्कूल में था तो मैं अच्छा एथलीट था। मेरे पास में आज भी मतलब 100 मीटर 400 मीटर रिले रेस के सब जो है सर्टिफिकेट फर्स्ट प्राइज मेरे पास में गोल्ड मेडल रखे हुए हैं। और साथ ही साथ में एक हैबिट थी क्रिकेट खेलने की, तो क्रिकेट को तो मैंने अब तक कैरी ऑन रखा हुआ है, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद में वो एक्सपोजर नहीं मिला कि एथलेटिक्स को अपने साथ में रख पाऊँ, ऐसे लॉन्ग जंप हाई जंप और 100 मीटर रेस इन सबको अपने साथ में रख पाऊँ। क्रिकेट का एक्सपोजर मिला तो क्रिकेट खेल लेते हैं कभी कभी। कॉलेज में कुछ कॉम्पिटिशन होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ प्रीमियर लीग वगैरह होती है हमारी यूनिवर्सिटी की, वो सब हम लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि वहाँ भी कुछ ना कुछ मतलब हासिल कर ही लेते हैं। हाँ हाँ, नहीं ये अच्छी बात है। फिजिकली फिट रहना जो है बहुत जरूरी है। जी अगर आप जी फिजिकली फिट हैं, आपका माइंड जो है हेल्दी रहेगा, और फिर आप जो आप सोचते जी हैं, जो आप सपने देखते हैं, उनके लिए आप मेहनत कर सकेंगे। ये बहुत जरूरी है, जी जी अपने आप को फिजिकली फिट रहना। तो आजकल जो जी क्लासेस हैं आपकी, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप यूनिवर्सिटी एक जी जमाने से नहीं गए होंगे, कितना टाइम हो गया ऑनलाइन क्लासेस को? जी तकरीबन तकरीबन 1 साल ही होने जा रहा है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से तो क्लासेस इस एक ऑनलाइन साल में। में यूनिवर्सिटी का तो दौरा नहीं लगा? यूनिवर्सिटी का दौरा लगा बीच में, ऐसे ही दोस्तों यारों से मिलने के लिए लगा। हाँ हाँ। तो ये बताएं मोहसिन कि आप जो है, चूंकि आपका एक बड़ा सपना है, इट्स अ बिग ड्रीम कि सिविल जी सर्विसेज में जाना है। जी और हकीकत ये है कि हमारी कंट्री को जो है, वो जो सही मायनों में जो चलाते हैं, वो सिविल सर्वेंट्स ही कंट्री को चलाते हैं। जी पॉलिटिकल लीडर्स अपनी जगह हैं, जी जी लेकिन उनको भी जी गाइड करने वाले, उनके लिए प्लान जी बनाने वाले, वो सब कुछ और हाँ, एग्जीक्यूशन करने वाले, ऑब्वियसली वो सब ऑब्वियसली सिविल सर्वेंट्स ही ऑब्वियसली होते हैं। तो इट्स अ बिग ड्रीम।
तो आपका जो अभी मामूल रहता है स्टडीज का, क्योंकि इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए तो आप कितना घंटे आप पढ़ते हैं? बेसिकली अभी तो मैं 6 आवर्स डेली जा रहा हूँ, लेकिन अभी फर्दर मैंने सोचा है कि अब क्योंकि मेरे पास में 2 साल रह गए हैं आगे, तो अब ये 6 के मुझे कैसे भी करके 10 बनाने हैं, और 10 बनाने के बाद में 12 करने हैं, 12 के फिर 14 करने हैं। तो जिस दिन मैं अपना पहला ये स्टेप उठा लूंगा कि 6 से मैं 10 घंटे कर दूंगा, तो उस दिन मैं ये समझूंगा कि मैं उस राह पे निकल चला हूँ अपनी। ये वो कहते हैं कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत जरूरी है। अगर आपने एक बहुत जरूरी, रेगुलर बहुत स्टडी जरूरी। के लिए आपने टाइम टेबल बना लिया कि आप 10 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे या 16 घंटे पढ़ेंगे। फिलहाल सिविल जी सर्वेंट्स जो होते हैं उसकी जो तैयारी करते हैं उसमें आपको इवन ज्वाइन करने के बाद जो है वो कोई टाइमिंग्स नहीं होते जी हैं कि आप जी वहाँ 6 घंटे की 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होती। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट के जी डीएम बन गए तो वहाँ 24/7 है आपका। आपको जिस दिन जी। आपका ऑफ है उस ओके। दिन भी आपके पास किसी वक्त भी कॉल आ सकती है। तो इसलिए आपको आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाना है और उतना टाइम अभी से लगाना है कि वो आपकी आदत में रहे। तो जी जी सुबह कितने बजे उठते हैं? जी। सुबह कंसिस्टेंसी तो नहीं है उठने की, कभी 6:30, कभी 6, कभी 7 भी बज जाते हैं, कभी 8 भी बज जाते हैं। हाँ तो हाँ ये रहता है। हाँ, थोड़ा। लेकिन कॉलेज टाइम में वो सब चीजें काफी शेड्यूल्ड थी, क्योंकि सुबह 8:30 बजे से क्लासेस रहती थी, तो ये रहता था कि नहीं, सुबह 5:30-6 बजे उठना ही है। हाँ नहीं, कई बार क्या होता है कि रात को देर तक पढ़ते हैं तो फिर जाहिर सी जी बात है देर तक सोना भी हो जी जाता है। जी जी लेकिन ये है जी। कि अगर आदमी जल्दी उठे, अपनी आदतों को उस तरीके से बना ले कि मैं जल्दी उठूं नहीं, और उठ करके मैं थोड़ी ये सी चीज। वॉकिंग कर लूं या हाँ। एक्सरसाइज कर लूं, तो उससे जी क्या होता है कि माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है सुबह सुबह। जी जी। वो बड़ा जरूरी है। ये आदत तो है, ये एक्सरसाइज वाली आदत तो हमारे फादर ने हमारे अंदर, सबके अंदर डाली है कि सुबह सुबह उठ करके आपको नमाज पढ़नी है, आपको जो है एक्सरसाइज करनी है। हाँ ये हाँ। चीज डाली है शुरुआत से, लेकिन अब क्योंकि पापा का भी यही है कि वो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, लेकिन उसमें ये है कि जब पापा होते हैं तो डर के मारे ही रहता है कि भाई नहीं, करना ही है, हम्म, लेकिन पापा के पीछे गोल हो जाता है वो। हाँ नहीं, चलिए मोहसिन, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आखिर में कुछ आप अपनी, क्योंकि आप 3rd ईयर में हैं लॉ में, आप गांव जी से भी जी बड़ा लगाव रखते हैं, आप गांव जाते भी हैं, जी तो जी। खासतौर से जो गांव के बच्चे हैं उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगे आप, क्योंकि आपकी शुरुआत जो हुई स्कूलिंग वो गांव के ही एक स्कूल से शुरू हुई, भले ही आपने नर्सरी और केजी में जी ही वहां पढ़ा, लेकिन शुरुआत गांव जी से हुई जी और गांव से ताल्लुक है। तो जी। गांव के बच्चों को कुछ मैसेज, कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? मैं बेसिकली कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूंगा अपनी, जो मैंने मतलब लिखी बैठ करके, जब आपने मुझे बताया तो मैंने अपने आप सारी चीजें नोट डाउन कर ली थी कि भाई अगर मुझे कुछ मैसेज आप देने को बोलेंगे तो मुझे क्या देना है। तो मैं वो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मोहसिन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, चेक करिए जरा, एक बार म्यूट करके अनम्यूट कर लीजिए। मुझे लगता है कि मोहसिन से हमारा राब्ता जो है वो वॉइस का कुछ प्रॉब्लम हो गई है। बहरहाल मोहसिन का संदेश जो है वो बच्चों के लिए यही होगा कि मेहनत करें, और मेहनत अगर करेंगे और मेहनत करने के साथ साथ आप ये भी डिसाइड करें कि आपको कहाँ जाना है। कुछ बोले मोहसिन, लगता है शायद आवाज आए। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं मोहसिन, आवाज आपकी नहीं आ रही है, लेकिन आपका संदेश जो है वो हम पहुंचा देते हैं बच्चों तक कि वो मेहनत करें, शुरू से ही मेहनत करें और ये सोचें कि उनको जिंदगी में क्या करना है। और अगर वो सोच लेंगे और मेहनत करेंगे तो वो जरूर हासिल कर पाएंगे। तो यही एक मैसेज है कि ड्रीम बिग, आप बड़े सपने देखिए, और बड़े सपने देखने के साथ साथ जो है वो आप जो है उनके ऊपर मेहनत कीजिए, और मेहनत करेंगे तो आप अपने सपनों को जरूर हासिल कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने वक्त निकाला, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें, मेहनत करें, और एक दिन जो है वो आप अपनी मंजिल तक इंशाल्लाह जरूर पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन।